हेलो एंड वेलकम टू जीएस मॉक टेस्ट। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फ्रेशर और बिगनर्स हैं। इस एनसीईआरटी की सीरीज़ में आपको जनरल स्टडीज़ के सारे टॉपिक्स सब्जेक्ट एंड चैप्टर वाइज कवर किए जाएंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का ये वीडियो प्राचीन भारत के सिंधु सभ्यता वाले चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये कोर्स कंटेंट्स है जो डे बाय डे आपको आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मिलेंगे। और पहला जो हमारा सब्जेक्ट था हिस्ट्री, इतिहास से, और इतिहास का पहला सेक्शन प्राचीन भारत, इसका आज तीसरा चैप्टर है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। एग्ज़ाम्स में कई बार इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले के दो चैप्टर से रेयरली क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ से आगे के जो टॉपिक्स होंगे, स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशंस, जहाँ से एक तरह से माना जाता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, मानव सभ्यता की शुरुआत यहीं से हुई है। तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो को स्पेशली जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस है केयरफुली आपको लर्न करना होगा। और मैंने बहुत डीपली इस नोट्स को बनाया है ताकि आप घर पे भी इसको बार बार रिवाइज कर सकें। चूँकि ये एनसीईआरटी का सीरीज़ का वीडियो है तो इसमें आपको थियरी पार्ट मिलेगा और जस्ट इसके बाद 1 या 2 दिन में आपको इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका इंट्रोडक्शन पहले जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। अत्यंत व्यापक का मतलब क्या? तो उत्तर में मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, यानी महाराष्ट्र की बात हो रही है, यानी जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक, मांडा से दैमाबाद तक। पश्चिम में सुतका गैंडोर, कहाँ मिलेगा ये? तो बलूचिस्तान में मिलेगा जो पाकिस्तान का एरिया है। और पूर्व में आलमगीरपुर, ये यूपी के मेरठ के पास है। तो आपको ये जो डायरेक्शंस है ये भी ध्यान में रखना होगा। कई बार एग्जाम में सीधे पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा मांडा, जम्मू कश्मीर। इसका एक अलग से भी मैंने सेक्शन बनाया है, उसमें भी डिस्कशन ये सारी चीज़ें करेंगे। आगे इसमें है कि उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर का फैला हुआ था। यानी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, अगर इसके हम पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें कि आखिर इसकी लंबाई और मतलब उत्तर से दक्षिण में कितना एरिया फैला हुआ था, कुछ बुक में ये 1400 भी मिलता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। हालांकि ये एग्ज़ाम में अभी तक तो नहीं पूछा गया है, ये समझने के लिए है ताकि आप इमेजिन कर सको कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया कहाँ से कहाँ तक था। एक क्वेश्चन इससे और भी मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है, तो याद रखना है त्रिभुजाकार है। और अगर आप मैप पे मिलाएं इन चारों स्थल को, मांडा से दैमाबाद और सुतका गैंडोर से आलमगीरपुर, तो ये लगभग एग्जैक्ट तो ट्रायंगल नहीं बनेगा पर लगभग त्रिभुज जैसा ये बनता है। इसके उत्खनन की शुरुआत कैसे हुई? तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का पता लगाया था और लगभग 1842 ईस्वी के आसपास उनके बुक में इस चीज़ का खुलासा भी हुआ था। लेकिन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। इनके निर्देश पे जो पुरातत्वविद थे दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का और राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का 1922 ईस्वी में खोज किया गया। देखिए ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पा नगर की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी। कब की? 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो 1922 ईस्वी में। किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने की। ये रट लेना होगा अगर याद नहीं होता है तो। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश की है
कि इस सभ्यता का, इस सिविलाइजेशंस का सिंधु घाटी क्यों नाम पड़ा। देखिए, कई बार आपको हड़प्पा सभ्यता भी मिल जाता है, कई बार सिंधु घाटी भी मिलता है। तो आरंभ में, शुरुआत में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी। तो वहाँ से जो विद्वान थे उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, इसका अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। हड़प्पा के बाद साथ साथ मोहनजोदड़ो 1 साल बाद इसकी खुदाई हुई थी। और ये जो पूरा एरिया है, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। तो इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। तो ध्यान रहे, अगर कोई पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बेसिन में एरिया पड़ता था, इसलिए सिंधु घाटी नाम दे दिया गया। लेकिन बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली ऐसे कुछ क्षेत्रों के सभ्यता का पता चला जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे ही अवशेष वहाँ पे मिले, लेकिन वो क्षेत्र इस सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के क्षेत्र से बाहर थे। तो फिर यहाँ पे जो इतिहासकार रहे उन्होंने ये समझना उन्हें ये नामकरण देना अच्छा नहीं लगा कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थल थे जो सिंधु वैली से बिल्कुल अलग थी। तो उन्होंने हड़प्पा की सभ्यता नाम देना उचित समझा। क्यों? क्योंकि हड़प्पा नगर की खुदाई पहले हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में पूरे को अगर ले लें तो हड़प्पा सभ्यता वो पहला नगर था जिसका पता चला था। तो कई बार आप जब एग्ज़ाम्स देंगे या बुक स्टडी करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ें एक ही है और दोनों का दोनों जो है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता ये आपको पूरे के पूरे एरिया को डिनोट कहीं ना कहीं कराते हैं समझने के लिए, चाहे वो भारत का एरिया हो या पाकिस्तान का एरिया हो। एक क्वेश्चन इससे और भी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है या किस तरह की सभ्यता है। तो आपको याद रखना है कि ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है, और अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो आदि ऐतिहासिक आपने याद रखना है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो ये है उत्खनन। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मुख्य आधार क्या है। तो एक शब्द में आपको आंसर देना है उत्खनन, यानी जो भी अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं उसके आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता को हम जानते हैं। और सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त हुआ है या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो वह है मानव कंकाल। कहाँ से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, और सिंधी भाषा में इसको क्या कहते हैं, मौत का टीला, है ना। आगे आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि जो वहाँ से मानव कंकाल मिले हैं सिंधु सभ्यता से, उसमें चार प्रजातियाँ पाई गई हैं। इसमें भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, अल्पाइन और मंगोलायड थे। ये मानव प्रजाति है और सबसे ज़्यादा जो मिले वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग वहाँ मिले। कार्बन डेटिंग के आधार पे सिंधु सभ्यता का जो रेंज या काल मापा गया है वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व का। कुछ बुक में ये अलग अलग मिल सकता है। अगर एग्ज़ाम में ये बिल्कुल ये ना हो तो इसके आसपास का ऑप्शन ज़रूर होगा। तो आपको याद रखना होगा कि जो पीरियड रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का वो 2500 से 1750 का काल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, उसको और डिटेल्स में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आने के हमेशा संभावना बनी रहती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार में सबसे पहले उत्तर को देखते हैं। उत्तर जो है, सबसे उत्तरी जो स्थल है वो है मांडा, और मांडा कहाँ मिलेगा, तो ये आपको जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। देखिए, यहाँ से आपको स्थल और वो जिस नदी के किनारे है ये आपको याद रखना है। अगर पॉसिबल हो
तो जिस पर्सन ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था वो भी थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करें अगर हो जाता है तो, और पॉसिबल हो तो साल भी याद रखें। इसका उत्खनन कब हुआ था? 1982 में, और उत्खननकर्ता यानी पुरातत्वविद थे वो थे जगपति जोशी। इन्होंने काफ़ी उत्खनन करवाया है। दक्षिण में बात करें तो दायमाबाद है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1958 ईस्वी में M.N. देशपांडे ने करवाया था। अगर पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर है ये, और इसका उत्खनन कार्य 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। और अगर पश्चिम की बात करें तो सुतका गेंडोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिले में है या प्रोविंस में है, दाश्क नदी के किनारे ये स्थित है, और इसका उत्खनन कार्य 1927 ईस्वी में मार्क ऑडेल स्टाइन ने करवाया था। तो पॉसिबल हो तो एटलीस्ट इन चार जो स्थल है चारों दिशाओं के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इनको याद कर लें। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है जो स्थल है, उन स्थल को हमें जानना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट जो भी खुदाई में चीज़ें मिली है स्पेशली स्पेशलाइजेशन के तौर पे, वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सैंधव सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में 7 ऐसे स्थल है जिसे नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा हैं। मैं भी पढ़ने में जो फर्स्ट टाइम इसको स्टडी करते हैं काफ़ी अजीब सा ये नाम लगता है, पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये नाम पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। अगर हम हड़प्पा की बात कर लें तो हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और इसका उत्खनन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1921 ईस्वी में। किसने कराया? दयाराम साहनी ने कराया। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा था, और क्या कहा था कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, ऐसा लगता है कि किसी विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। जैसे हम दिल्ली को अपने भारत की राजधानी कहते हैं और महाराष्ट्र को फाइनेंशियल कैपिटल यानी अर्थ व्यवस्था से जो रिलेटेड है वो राजधानी कहा जाता है। तो ठीक वैसे ही स्टुअर्ट पिगट ने 2 अपना स्टेटमेंट दिया है कि एक तो हड़प्पा अर्ध औद्योगिक नगर है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि एक तरह से यहाँ पे औद्योगिक वाले काम होते थे। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को किसी विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। और भी इसके बारे में, हड़प्पा के बारे में और भी हम लोग जानेंगे। फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि एक इंट्रोडक्शन में करा दूँ कि ये चीज़ें क्या हैं और यहाँ से क्या क्या मिला हमें। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। देखिए डायरेक्ट ये जगह तो नहीं पूछता है डायरेक्टली कि कौन से ज़िले में है, लेकिन मैंने 1-2 एग्ज़ाम में देखा है कि ज़िले के नाम पूछा है। तो अगर आप याद कर लें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो इससे 2 चीज़ें अभी याद रखनी है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के तट पे ये है। अच्छा, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो मृतकों का टीला। किस भाषा में? सिंधी भाषा में। तो एक बार एग्जाम में पूछा भी है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। उत्खननकर्ता, ये तो आपको याद करना ही है। नहीं याद होता है तो आप रट लें, लेकिन इसको दिमाग में रखना ही होगा। राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था। शासन व्यवस्था की बात करें तो मोहनजोदड़ो में जनतंत्रात्मक शासन थी, यानी राजतंत्रात्मक नहीं थी। देखिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एक तो राजा वाला शासन होता है और एक जनता का शासन होता है। तो मोहनजोदड़ो में जनता का शासन था, जिसको हम रिपब्लिकन बोल सकते हैं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। लोग वहाँ पे किसी खास मौके पे मिलते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिली है। अच्छा, किस विधि से बनाया गया है? तो ये द्रविमोम विधि से बनाया गया है। हालांकि ये तो नहीं पूछेगा, पर जानकारी के लिए आप रख लें।
नेक्स्ट आपका जो शहर है वो है चहुंद्रो। ये भी आपके पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पे। इसका जो उत्खनन कार्य है ये करवाया था एनजी मजूमदार ने और साल था 1934। देखिए चहुंद्रो कुछ सेंस में इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि चहुंद्रो ही एक ऐसा स्थल है जहाँ से किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। और आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं उनकी ये स्पेशलिटी है कि सारे नगर दुर्ग से घिरे हुए थे, लेकिन चहुंद्रो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। अच्छा, ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। और क्या, यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की गई है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट जो शहर है वो है लोथल। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल गुजरात में है। कौन सी नदी? भोगवा नदी। इसका उत्खनन कब हुआ? एसआर राव ने 1955 में लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है उसका उत्खनन कार्य करवाया। इससे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है बंदरगाह के बारे में, जिसको गोंदीबाड़ा या डॉकयार्ड भी बोल सकते हैं हम, कि सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण एक बंदरगाह स्थल कौन सा था? तो वो था लोथल। मेरे हिसाब से अब तक 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसे याद रख लें। इससे एक चीज़ और आपको याद रखना होगा कि लोथल में नगर को 2 भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। आपको पता है कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर रहे हैं वो 2 भागों में बटे रहे हैं। तो लोथल एक ऐसा जगह है जहाँ पे 2 नगर नहीं मिले हैं, एक ही नगर मिले हैं। 2 नगर में होता क्या था? एक ऊंचा था, एक नीचे था। ऊंचे वालों में अमीर और व्यापारी लोग रहते थे और जनता के या कह लें वहाँ के शासक, और नीचे वाले जो नगर थे उसमें जनता रहती थी। लेकिन लोथल में एक ही नगर एक ही दुर्ग के अंदर सारे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका कालीबंगा। कालीबंगा से एक जो क्वेश्चन अभी लास्ट बीपीएससी 2020 के एग्ज़ाम में पूछ लिया था कि जुते हुए साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो आपको याद रखना होगा। ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि हर एग्ज़ाम में मिलेगा, लेकिन आप 2-4 एग्ज़ाम दोगे तो एक क्वेश्चन तो इससे 100% आने वाला है। तो जितने भी मुझे लगा है कि ये क्वेश्चन इससे बन सकता है और बनना ही चाहिए, वही मैंने यहाँ पे डाला है। चीज़ें और भी बहुत सारी है, पर गार्बेज चीज़ें मैंने फ़िल्टर कर लिया है ऑलरेडी। तो आपको ये सारी चीज़ें ये मान के चलना होगा कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आ जाएगा। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। और इसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। इसका उत्खनन अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में किया था। और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जैसा कि मैंने बताया। और एक बात और ध्यान में रखना होगा कि हड़प्पा में जितने भी नगर हैं, इमारतें, वो पक्की ईंटों से बने हैं, लेकिन जो कालीबंगा के भवन मिले हैं वो कच्ची ईंटों द्वारा उनका निर्माण हुआ है। और साथ में यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये भी एक बार एग्जाम में पूछा था, तो आपको याद रखना होगा ये भी। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट शहर पे चलते हैं, जो कि है बनावली। बनावली कहाँ है? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन RS बिस्ट ने 1973 ईस्वी में की थी। यहाँ से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। देखिए, हड़प्पा पूर्व का मतलब हड़प्पा से पहले की भी चीज़ें हैं वो भी मिली है, जैसे हमने पाषाण काल के बारे में बात की थी। यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव था, याद रखना होगा आपको। बनावली में जल निकासी प्रणाली का अभाव था, यानी जो नाले थे इसकी व्यवस्था अच्छे तरह से नहीं की गई थी। आपको एक बात और याद में रखना होगा कि यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है, यानी जो खिलौने के तौर पे इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो था वो हल को जानते थे, यानी कृषि कर्म करने के लिए वो लोग हल का यूज़ करते थे। तो
इसी से रिलेटेड आपको दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। बनावली जहाँ पे मिट्टी का हल मिला है, अगर खेती की बात आ जाए कि जुते हुए खेत के साक्ष्य, तो आपका वो हो जाएगा कालीबंगा। और अगर पूछ दे जल निकासी प्रणाली का अभाव, क्योंकि ये एक विशेषता है हड़प्पा सभ्यता की कि जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी थी, लेकिन बनावली में लगभग उसका अभाव रहा। और सबसे अच्छा पूछ दे तो वो आपका धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा में जो जल निकास प्रणाली थी वो बहुत अच्छी थी। कहाँ है धौलावीरा? तो गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में सरस्वती नदी के तट पर ये स्थित है। और सेम इसी के पास सुरकोटडा भी स्थित है। खोज किसने की? तो जगपति जोशी ने 1967 में की थी। और सुरकोटडा की भी खोज जगपति जोशी ने ही किया था। इससे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख मिले हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता में शिलालेख का प्रयोग होता था। धौलावीरा की जल निकासी प्रणाली बहुत उत्तम थी। धौलावीरा का नगर 3 भागों में विभाजित था। हाँ, अब ये भी इम्पोर्टेंट, देखिए जो भी अगर डिफरेंट लग जाए उसको याद करना जरूरी हो जाता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कालीबंगा में जो नगर थे वो एक ही दुर्ग के अंदर थे, लेकिन लगभग हर जगह 2 दुर्ग में बटे हुए थे। अब देखिए धौलावीरा में 3 नगर के साक्ष्य मिले हैं, तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। जो 3 दुर्ग थे उसमें था दुर्गाभाग, मध्यम नगर तथा निचना नगर। एक बात और याद रखना होगा कि वो धौलावीरा ही जगह है जहाँ से एकमात्र स्टेडियम यानी खेल का मैदान का भी साक्ष्य मिला है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित घग्गर नदी के तट पर है और इसकी खोज सूरजभान जी ने 1969 में की थी। और ये शायद भारत के अंदर सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, भारत के अंदर। कुछ इससे रिलेटेड और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कृषि का उस समय जो उपयोग होता था वो किस तरह का कृषि होता था। तो वर्तमान में देखिए, अगर हम अभी के बात करें तो वर्तमान में सिंधु जो घाटी सभ्यता है वो पहले के समय, पहले जितनी बारिश वहाँ पे होती थी अब वर्षा कम होती है, इसलिए यह जो प्रदेश है अब उतना उपजाऊ नहीं रहा जो उस समय हुआ करता था, क्योंकि पहले बहुत ये जगह उपजाऊ हुआ करता था। अच्छा, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। इसके अतिरिक्त वे तिल और सरसों भी उगाते थे। गन्ना का साक्ष्य नहीं मिला है वहाँ पे, यानी उस समय गन्ने की खेती नहीं होती थी। पशुपालन की बात करें तो सिंधु घाटी के लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, गधा, ऊंट और सुअर पालते थे। घोड़े के अस्तित्व का संकेत लोथल में मिला, लेकिन अभी भी उस पे संदिग्ध अवस्था में ही है वो। तो इस पे कंफर्म नहीं है इतिहासकारों का, इस पे या जो भी पुरातत्वविद थे। मिला तो है एक तरह का टेराकोटा, लेकिन उस पे कंफ्यूजन है अभी भी। तो घोड़े के साक्ष्य एक तरह से अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको ना लगाना है। शिल्प और तकनीक की बात करें तो तांबा राजस्थान के खेतरी से, जबकि टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। क्वेश्चन पूछता है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? तो राजस्थान के खेतरी से। आज के भी एग्जाम में पूछा जाता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है, इसीलिए इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि अगर सूती कपड़ा का टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी वो लोग कपास की खेती करते होंगे। और कुछ ऐसे भी वस्तु मिले हैं जिसपे कपड़े की छाप देखने को मिलती है। हड़प्पाई लोग कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और आपको याद रखना होगा कि कांसा जो है वो तांबे और टीन के मिश्रण से बनता है। कुम्हार के चाक का अधिक प्रचलन था तथा हड़प्पाई लोग के मृदभांडों की अपनी प्रमुख विशेषताएं थी। देखिए, मृदभांड एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं काल निर्धारण में काफ़ी यूजफुल अवशेष है एक। तो इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। आपको फिलहाल यहाँ पे याद रखना होगा कि उस समय मृदभांडों का भी निर्माण होता था। स्वर्णकार सोना, चांदी और रत्नों के आभूषण बनाते थे, यानी उस समय सोने चांदी का प्रचलन था, लोहे का नहीं था, बस ये आपको याद रखना है। संभवतः सोना, चांदी अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। तो ये कुछ टॉपिक्स था जो आपके इस वीडियो में मैंने कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में डाउट रह गया है तो अपना क्वेश्चंस या सजेशंस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ओके, थैंक यू।